हाय गाइस, वेलकम टू ब्लेड लर्नर। सो दिस इज आयुष आज एंड आज हम लोग 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के पॉलिटी के क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं, क्योंकि एक तरीका तो ये भी है पढ़ने का कि आप बुक्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है और ज़्यादा बेहतर तरीका ये हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड उससे कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ सकते हो, सीख सकते हो। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस बीपीएससी को आप एक महासमुंदर समझ रहे हो, एक समुद्र समझ रहे हो, बेसिकली उसकी गहराई को आप नाप पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव्स को लेते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? Which of the following Indian states has the largest number of members in the state assembly? अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि भारत में जो 28 स्टेट्स हैं एंड जो 8 यूनियन टेरिटरी, तो इसमें से आपको पता है कि 28 स्टेट्स में विधानसभा तो रहते ही है, विधानसभा तो कंपलसरी है, प्लस 3 यूटीज। 3 यूटी मतलब 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको पता होगा, हालांकि अभी उसके सीटों की संख्या निर्धारित नहीं करी गई, बट यहाँ पर भी विधानसभा होंगे। तो अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि आप सभी स्टेट्स के विधानसभा के सदस्यों की संख्या रटना चालू कर दो एंड उसको याद रखने की कोशिश करो, नहीं, उतना फिजिबल भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, राइट, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन स्टेट्स में केवल आप सिक्किम को छोड़ दो, केवल आप सिक्किम को एक एक्सेप्शन मानो, तो बाकी स्टेट्स में जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है ना, वो काफ़ी कम है। बाकी इंडिया के अदर राज्यों के कंपैरिजन में पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है। केवल सिक्किम को अगर छोड़ दो तो सिक्किम में 126 विधानसभा के सीट्स हैं। अदरवाइज आपको बाकी जो स्टेट्स हैं उनके काफ़ी कम है, जैसे अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब स्टेट्स के काफ़ी कम है बाकी हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में। केवल एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, गोवा। गोवा में आपको 40 सीट्स है, वो काफ़ी कम है। एंड पुडुचेरी भी आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा बाकी राज्यों में। ऐसे हालांकि आप पुडुचेरी को तो राज्यों में नहीं रखोगे, केंद्र शासित प्रदेश में रखोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी कम है, ठीक। और बाकी राज्यों की अगर बात करें तो केवल गोवा का आपको कम है और केंद्र शासित में यूनियन टेरिटरी जो पुडुचेरी का है उसमें कम है। तो ये लॉजिक अगर याद रहे, सिक्किम को हटा के पूर्वोत्तर के राज्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या काफ़ी कम है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट्स, मणिपुर में 60 एंड मेघालय में 60 सीट्स, और बचा हिमाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं आता है, वहां पर कितने सीट्स हैं? 68 सीट्स। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से चीज़ों को एक एक करके बहुत वृहद पैमाने पे आप चीज़ों को, कंसेप्ट को याद रख सकते हो, समझ सकते हो, उसको हम लोग देख लेते हैं। जहाँ पे बात आ गई विधानसभा की, तो विधानसभा की अगर बात करो तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करो तो एक सदनीय व्यवस्था या द्विसदनीय व्यवस्था दोनों हो सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि यूनियन लेवल पे, अगर हम केंद्र के लेवल पे बात करें तो यूनियन पार्लियामेंट में, या उसको डायरेक्ट पार्लियामेंट भी कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा, यूनियन पार्लियामेंट में एक लोकसभा होती है और दूसरा राज्यसभा। मतलब क्या हो गया कि पार्लियामेंट के लेवल पे बाई कैमरलिज्म अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था कंपलसरी होता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में द्विसदनीय व्यवस्था कंपलसरी नहीं होता है। मतलब क्या हो गया कि आप केवल केवल विधानसभा से भी काम चला सकते हो, और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहां पर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों रहती है। और ऐसे कभी इंडिया की अगर बात करें तो अभी 6 स्टेट्स ऐसे हैं करेंटली जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था केवल 6 राज्यों में। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि एक सदनीय व्यवस्था से भी काम चलाया जा सकता है राज्यों में, अथवा कुछ कुछ स्टेट्स में द्विसदनीय व्यवस्था भी है। और अगर एक सदनीय व्यवस्था है तो वहां पर विधान सभा होता है। कब? जब आपका
यूनिकैमरलिज्म है, ठीक। और जब बाइकैमरलिज्म होता है तो यहाँ पे दो हाउसेज होते हैं, एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद कहा जाता है और एक को लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा कहा जाता है। ये आपका हो गया द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान। इसके बारे में कुछ और चीजें समझ लेते हैं। जो विधान परिषद होता है उसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं। सर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा होता है। देखिए कुछ हद तक काफी चीजें सेम आपको देखने को मिलेंगी। राज्यसभा को जैसे हम लोग अपर हाउस कह देते हैं और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस कह देते हैं, उसी प्रकार से स्टेट लेजिस्लेचर में अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो एक विधानसभा होता है एंड विधान परिषद होता है। तो विधान परिषद को हम लोग अपर हाउस कह देते हैं एंड विधानसभा को हम लोग लोअर हाउस या फिर पॉपुलर हाउस इसको कहते हैं। क्यों सर, क्यों कहते हैं? बिकॉज विधानसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, राइट, ये याद रखिएगा। एनीवे हम लोग विधान परिषद को देख लेते हैं। विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है सर? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा? जो विधानसभा होगी उस राज्य की विधानसभा, उसका 1/3। मतलब क्या हुआ सर? अगर बिहार में, आप जानते हो कि बिहार में विधानसभा के मैक्सिमम सीट्स कितने हैं, या अभी सीट्स कितना है? 243। इसका 1/3 इट मीन्स 81 सीट्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं बिहार विधान परिषद में। याद रखिएगा, विधान परिषद में कितनी सीट्स होगी? मैक्सिमम उस राज्य की विधानसभा की पूरी जो कुल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 इतना ही हो सकता है। मिनिमम कितना होगा? 40। याद रखिएगा। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद के कितने सीट्स हो सकते हैं? तो याद रखिएगा 40 मिनिमम है और मैक्सिमम कितना है? उसी राज्य के विधानसभा के कुल स्ट्रेंथ के 1/3 मतलब 1/3। ठीक है सर। इसका जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं? नहीं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर नॉमिनेटेड भी होते हैं राज्यपाल द्वारा। ये एक परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या हुआ सर? ये बिल्कुल राज्यसभा जैसा है। बिल्कुल, राज्यसभा भी कभी डिसॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा इज अ नॉन डिसॉल्विंग हाउस एंड लाइकवाइज विधान परिषद इज ऑल्सो अ नॉन डिसॉल्विंग हाउस। मतलब क्या हुआ? विधान परिषद कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हाँ, आप बिल्कुल पूरी तरह से विधान परिषद को हटा दो, अपने स्टेट्स में उसको ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी डिसॉल्व नहीं होगी। मतलब अगर कोई पूछे कि विधान परिषद का कितना टर्म होता है तो आप कहोगे कि विधान परिषद का जो टर्म होता है वो इंडेफिनिट होता है, निश्चित काल के लिए होता है। मतलब कोई निश्चित नहीं है उसका, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। लेकिन इसके जो मेंबर होते हैं उनका टर्म होता है 6 ईयर का। ठीक, और इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं, 1/3 मेंबर होते हैं, हर एक 2 साल में ये रिटायर कर जाते हैं। क्या बताया मैंने? इनके मेंबर जो होते हैं, विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनका टर्म 6 ईयर का होता है और जिसमें से 1/3 मेंबर हर एक 2 साल बाद रिटायर कर जाते हैं, राइट। तो ये चीज याद रखिएगा आप। देन हम लोग सेकेंड हाउस पे चलते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो आप लोअर हाउस कह सकते हो या पॉपुलर हाउस कह सकते हो राज्य विधानमंडल के। तो विधानसभा, इसको लोअर हाउस या पॉपुलर हाउस कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ याद रखिएगा 500, मिनिमम स्ट्रेंथ 60। ये चीज याद रखनी चाहिए आपको कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होता है 60 एंड मैक्सिमम होता है 500। मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा, डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। टर्म कितना होता है? तो विधानसभा का भी टर्म 5 ईयर का होता है एंड विधानसभा के मेंबर्स का भी टर्म 5 ईयर का होता है। ये याद रखिएगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, मतलब यूजुअल केस में, मतलब ऐसे नॉर्मली 5 ईयर का टर्म होता है। तो मतलब क्या सर, कभी एबनॉर्मल सिचुएशन आएगा तो इसको बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे आपातकाल लगाया हुआ है, इमरजेंसी का समय, तो इमरजेंसी के समय, नेशनल इमरजेंसी के समय में आर्टिकल 352 आपको पता होगा, आर्टिकल 352 के अंदर में जब नेशनल इमरजेंसी लगता है देन आप विधानसभा को 1 ईयर के एक्सटेंशन कर सकते हो, 1 ईयर का एक्सटेंशन कर सकते हो, फिर 1 ईयर का एक्सटेंशन कर सकते हो। मतलब 1 ईयर के इंस्टॉलमेंट में आप कितनी भी बार उसको बढ़ा सकते हो। इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको बना सकते हो, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। मतलब लेकिन उसको एक साल में, एक साल के इंस्टॉलमेंट में आपको रिवाइज करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यूसली 5 साल के लिए आप बढ़ा दोगे या 10 साल के लिए बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं। एक साल के लिए आप उसको बढ़ा सकते हो टर्म को। लेकिन जिस दिन नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गया उसके 6 महीने के अंदर में, 6 मंथ
6 मंथ के अंदर में आपको वहाँ पे इलेक्शन करवाना होगा और नई विधानसभा चुन के आ जानी चाहिए, राइट। ये चीज़ याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब कुछ चीज़ और समझ लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें कि मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं 60 एंड मैक्सिमम कितने 500। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शन है इसकी, क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ पास करके कानून बना के सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब स्टेट में क्या रख दिया है कि आपका 60 से कम भी हो सकता है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम 30 सीट्स हो सकते हैं। मिनिमम, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे गोवा में आपको पता होगा कि गोवा में 40 सीट्स हैं, अरुणाचल में 60 सीट्स हैं, राइट। लेकिन वहाँ पे मिनिमम कितने हो सकते हैं 30 सीट्स, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि 60 to 500 होते हैं, बट कुछ कुछ स्टेट्स में मिनिमम सीट्स को कम रखा गया है। एंड वही मिजोरम में मिनिमम 40 एंड नागालैंड में मिनिमम 46 होता है, राइट। तो ये चीज़ें, ये प्रोविज़न याद रखिएगा कि 60 to 500 होता है, बट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा में ये मिनिमम सीट 30 है और मिजोरम में 40 एंड नागालैंड में मिनिमम 46 होता है। इससे ज़्यादा हो सकता है बट ये मिनिमम इतना होना ही पड़ेगा। और कुछ सीट्स क्या होते हैं एससी और एसटी के लिए रिजर्व होते हैं। सर एंग्लो इंडियन के लिए भी होते हैं? नहीं, एंग्लो इंडियन के लिए हुआ करता था, बट 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रोविजंस हटा दिया गया है। लोकसभा से भी ये प्रोविज़न हटा दिया गया, लोकसभा में भी अब एंग्लो इंडियन नहीं जाएंगे और विधानसभा से भी ये सारी चीज़ें हटा दी गई, राइट। और मैंने आपको ये बता दिया है कि 5 ईयर से ज़्यादा भी एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम में, और 5 ईयर से कम समय में भी डिसॉल्व किया जा सकता है। सर विधानसभा को डिसॉल्व करेंगे? बिल्कुल विधानसभा को डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि विधान परिषद डिसॉल्व नहीं होता है। विधान परिषद को आप पूरी तरह से हटा दो, ये मंजूर है, बट ये डिसॉल्व नहीं होता है। एंड विधानसभा डिसॉल्व होता है, एंड विधानसभा को आप 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। किन के द्वारा ये डिसॉल्व होगा? गवर्नर साहब। जैसे मान लीजिए कि राज्य की जो सरकार है उसकी मेजोरिटी चली जाती है, उनकी मेजोरिटी खतरे में पड़ जाती है, या कहिए कि मेजोरिटी खत्म हो गई, उस समय गवर्नर साहब राज्य विधानसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, अर्थात भंग कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन इंडियाज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस? यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आपको याद होना चाहिए, लेकिन सारे तो याद नहीं होने चाहिए, या याद कर लोगे तो ज़्यादा बुराई तो नहीं है, लेकिन उतना याद रखना फिजिबल नहीं है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके बारे में याद रखिएगा। भारत में वरीयता क्रम है, ठीक है। आप जाओगे जैसे हाईवे वगैरह पे या एयरपोर्ट वगैरह पे, तो आपको ये वरीयता क्रम वहाँ पे भी दिखेगा, या कोई भी ऑफिशियल फंक्शन होता है तो इस प्रकार से वरीयता क्रम में चीज़ें अरेंज करी जाती है, लोगों के लिए सम्मान दिए जाते हैं और उनको लिए प्रोविजंस होते हैं। सबसे पहले है भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक भी प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद जो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स होते हैं, राइट, राज्यपाल महोदय वो, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट का नंबर आता है, उनके बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नंबर आता है, राइट। हालांकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के चीफ जस्टिस का नंबर आता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का नंबर आता है, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राइट, एंड प्लानिंग कमीशन। हालांकि प्लानिंग कमीशन की जगह पे नीति आयोग भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो पुराने पूर्व प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन लोगों का नंबर आता है। देन लीडर ऑफ अपोजिशन आता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जानते हो, जैसे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, तो उनका नंबर आता है। उनके बाद भारत रत्न से सम्मानित लोगों का नंबर आता है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, या भी जो भी लोग जो भारत रत्न से सम्मानित है उनका नंबर आता है, ठीक है। फिर एम्बेसडर सबका नंबर आता है। एंड हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। यूपीएससी के चेयरमैन की बात थी यहाँ पर, फिर जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनका नंबर था। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी, मतलब सबसे पहले किनका नंबर आता है? यूपीएससी के चेयरपर्सन का, एंड देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त का, एंड देन
कैग का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहला नंबर आता है, देन उनके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन कैग साहब आते हैं, राइट। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इससे पहले आते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं और भी समझ लीजिए कुछ चीज़ों के बारे में और। फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स ये आपको 14 नंबर पे आते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो एमपी लोग होते हैं वो 21 नंबर पे आते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा यूपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विधायिका न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार है, विधायिका कार्यपालिका के लिए जिम्मेदार है, विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है, या राष्ट्रपति न्यायपालिका के लिए जिम्मेवार है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बेसिकली हम लोग को समझना ये है कि सरकार का संसदीय स्वरूप होता कैसा है। तो दो स्वरूप होते हैं, हालांकि चीज़ों को हम लोगों को समझना है ना। तो दो स्वरूप होते हैं, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, दैट इज हम लोग इसको संसदीय स्वरूप भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल स्वरूप, राइट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डुअल एग्जीक्यूटिव होता है। डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब एक प्रेसिडेंट होते हैं या फिर मोनार्क हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, एंड एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव और मेजोरिटी पार्टी रूल करती है। इट मीन्स कि जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो इंडिया में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, जिनका पार्लियामेंट में जिनकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी होगी, राइट। जो भी, और प्रिसाइजली अगर कहें तो लोकसभा में जिनकी मेजोरिटी होगी वही सरकार बनाएंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इट मीन्स जो गवर्नमेंट होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पार्लियामेंट के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। मतलब क्या हो गया कि लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होती है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका जिम्मेदार होती है, जिम्मेवार होती है, जवाबदेह होती है। मतलब कार्यपालिका जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर के, विधायिका की। कैसे सर, ये बताओ। तो देखिए, मोदी जी की सरकार क्यों है, क्योंकि इनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में, और प्रिसाइजली अगर कहूँ तो लोकसभा में। जिस दिन इनकी मेजोरिटी चली जाएगी उस दिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एग्जीक्यूटिव में कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, मंत्री समूह है, जिसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। जिस दिन पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी चली जाएगी उस दिन इनकी सरकार भी चली जाएगी, ये एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ कि पार्लियामेंट में आप जानते हो कि एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं, काउंसिल मिनिस्टर से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। फिर अगर इनको कुछ पैसे वैसे खर्च करने हैं देन इनको बजट भी पार्लियामेंट से अनुमति लेके पास करवाना होता है, जो ग्रांट्स वगैरह होते हैं वहीं से निकल के आते हैं। तो मतलब क्या हो गया, संसदीय स्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है विधायिका के लिए, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है कि संसदीय स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है, तो कथन कौन सा सही है, कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ये वाला ऑप्शन आप देखोगे, बी वाला ऑप्शन, तो इसका ठीक उल्टा अगर आप कर दो देन ये सही ऑप्शन बन जाता है, दैट इज कार्यपालिका विधायिका के लिए जिम्मेदार होती है, राइट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के लिए जिम्मेवार होती है, ठीक है। आपने देखा कि हमारे देश में कार्यपालिका तभी तक रहेगी जब तक उसकी विधायिका में मेजोरिटी, राइट। एंड दूसरे सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होते हैं, सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सिंगल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या हो गया कि हेड ऑफ द स्टेट भी डोनाल्ड ट्रंप ही है, मतलब ये अमेरिका का एग्जाम्पल है, हेड ऑफ द स्टेट भी वही है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होते हैं, सिंगल एग्जीक्यूटिव। और वो फिक्स टर्म के लिए चुने जाते हैं। इट मीन्स कि अगर इम्पीचमेंट को छोड़ दे, महाभियोग को छोड़ दे, तो उनका जो टर्म होता है 4 ईयर का, ये इसको कंप्लीट करके ही अपने पद से हटेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, मोदी साहब तभी तक प्रधानमंत्री है जब तक इनकी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में,
अर्थात अगर बात करें तो लोकसभा में, और इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। मतलब क्या होता है, यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। बट इंडिया में क्या है, फ्यूजन ऑफ पावर, एक दूसरे में पावर समाहित है, एक दूसरे पे कंट्रोल रखा जाता है चीज़ों को, राइट। एंड यहाँ पर आपको किसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट का। बल्कि इंडिया और यूके जैसे कंट्रीज में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप देखने को मिलेगी। तो ये संसदीय स्वरूप हो गया, और राष्ट्रपति का जो स्वरूप होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले ये समझना होगा कि राज्य पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी आखिर होती क्या है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया है, जो भी पार्टीज इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे देन उनको राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो देखिए, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। एटलीस्ट 6% वोट आपको लोकसभा के इलेक्शन में सिक्योर करना चाहिए, राइट। या फिर 4 राज्यों के विधानसभा में आपने 6% वोट सिक्योर किए होने चाहिए। मतलब क्या हो गया, 6% वोट एटलीस्ट इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। ये पहला क्राइटेरिया हो गया, या पहली शर्त हो गई। और दूसरा क्या है कि एटलीस्ट 4 सीट आप जीते होने चाहिए लोकसभा में फ्रॉम एनी स्टेट, तो आप राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में आ जाते हैं, ठीक। दूसरा ये है कि अगर आप 2% सीट जीत जाओ लोकसभा में, 2% सीट जीत जाओ लोकसभा में, एंड इनके जो कैंडिडेट हैं वो 3 स्टेट से चुने होने चाहिए, देन आप नेशनल पार्टी बन जाते हो। मतलब क्या हो गया कि लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है उसका 2% सीट आप जीत जाओ, राइट। एंड ये जो लोग जो 2% सीट जीत के आए हैं, ये कितने स्टेट से होने चाहिए, एटलीस्ट 3 स्टेट से होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि पंजाब से हो गए, बिहार से हो गए, यूपी से हो गए, तो एटलीस्ट 3 स्टेट से ये एमपी चुने होने चाहिए, देन तब भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, राइट। या फिर अगर आपको 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, देन आप नेशनल पार्टी कहला सकते हो। अब ये स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं, स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, तो याद रखिए, जिस भी राज्य का आपको स्टेट पार्टी बनना है, उस राज्य के लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा चुनाव में एटलीस्ट 6% वोट आपको सिक्योर करने चाहिए, और एटलीस्ट 2 सीट जीते होने चाहिए आप। नेक्स्ट क्या है कि एक सीट या तो जीत लो, एक सीट जीत लो, साथ ही साथ 6% वोट शेयर लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उसी स्टेट से जीते होने चाहिए आप। नेक्स्ट है कि टोटल असेंबली सीट्स का 3% जीता होना चाहिए आपके द्वारा, या फिर 3 सीट्स जीते होने चाहिए, जिसमें से जो भी बड़ा होगा माना जाएगा, मान्य होगा। नेक्स्ट है कि हर एक 25 लोकसभा सीट से किसी भी राज्य में हर एक 25 लोकसभा सीट से एक सीट तो आपके जीते ही होने चाहिए, राइट। मतलब हर एक 25 लोकसभा सीट से एक सीट आप जीते होने चाहिए उस स्टेट से, तब आप स्टेट पार्टी बन जाते हो। नेक्स्ट है कि 8% स्टेट वाइड वोट शेयर आपको लास्ट लोकसभा इलेक्शन में या लास्ट विधानसभा के इलेक्शन में आपको 8% वोट जो है ना मिले होने चाहिए स्टेट से। तो इस स्थिति में आप स्टेट पार्टी बन जाते हो। और अगर आप 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो, ठीक है, 4 स्टेट में अगर आप राज्य पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, देन आप नेशनल पार्टी बन जाते हो। ये हम लोगों ने पढ़ा था 3rd क्राइटेरिया में। सो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी क्या है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्य पार्टी आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल, साथ ही साथ ये क्षेत्रीय पार्टी भी है, राइट। और इस हिसाब से ही बीपीएससी ने आंसर दिया था, दैट इज उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ई, क्योंकि राज्य पार्टी का भी दर्जा है इसके पास और क्षेत्रीय पार्टी का भी दर्जा है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित किया गया था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इसका जो सही जवाब होगा वो ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग बाकी सारी चीज़ों को, इसके लेंथ ब्रेथ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखिए, पंचायती राज के बारे में बताएं तो आप डीपीएसपी देखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें भी ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का और सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करा जाना चाहिए,
राइट। तो कुछ फैक्ट्स याद रखिए। राजस्थान भारत का पहला स्टेट था जिसने अपने यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पीआरआई को एस्टैब्लिश किया। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश बना था। हालांकि पहले भी पंचायत होते थे लेकिन उनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, और संवैधानिक प्रोविजंस नहीं होने के कारण इलेक्शंस टाइमली नहीं होते थे। राज्य सरकार उनको पावर्स नहीं देती थी। कोई इलेक्शन करवाने के लिए कोई एक स्वतंत्र निकाय नहीं थी, कोई स्वतंत्र कमीशन नहीं था। इन सब के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में। और जानते हो आप 74th भी किया गया था, लेकिन वो म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए क्या था, नगर निकायों के लिए। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारे संविधान में इसके द्वारा हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस डाले गए, जैसे कि टाइमली इलेक्शन करवाने हैं, स्टेट को इनके साथ पावर शेयरिंग करना होगा, साथ ही साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, स्टेट मतलब राज्य चुनाव आयोग बनाया गया जिसको काम दिया गया कि अब पंचायती राज के लिए चुनाव करवाओ। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल सितंबर 1991 में ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई थी नरसिम्हा राव की सरकार ने। और फाइनली ये 22 दिसंबर 1992 को पास हुआ लोकसभा से, 23 दिसंबर को ये राज्यसभा से पास हो गया। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था, इसलिए इसको हाफ से ज़्यादा स्टेट से पास करवाने की ज़रूरत थी, तो 17 स्टेट असेंबली ने इसको पास करवाया। एंड ये चीज़ याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 को ये फोर्स में आ गया, मतलब ये लागू हो गया हमारे देश में। और अगर आपको बताऊं कि 24 अप्रैल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 1973 में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। सर ये क्या बात होगी सर, आप ऑलरेडी पढ़ाते पढ़ाते क्रिकेट क्यों पढ़ाने लगे? देखिए ये चीज़ है, 24 1973 को ही केशवानंद भारती जजमेंट भी आया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जो केस था उसका जजमेंट आया था, और उसने पुराने हमारे जितने भी संवैधानिक व्यवस्था थे उसको एक बहुत ही नया रूप दे दिया। एक ऐसा केस कहा जाता है, एक ऐसा जजमेंट कहा जाता है जिसने हमारे देश में डेमोक्रेसी को सेव किया, द केस दैट सेव्ड द डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ये केशवानंद भारती हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो समझ सकते हो। उसका भी जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था। एंड उसके 20 साल के बाद ये पंचायती व्यवस्था 24 अप्रैल को ही थी। और आप याद रखिए 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरकार के एकात्मक रूप के लिए सही नहीं है, मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए क्या सही नहीं है। तो देखिए दो टाइप के सरकारी व्यवस्था होते हैं, एक फेडरल स्ट्रक्चर होता है, एक यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, राइट, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूनियन गवर्नमेंट होती है और बहुत सारे स्टेट्स गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, राइट। और हमारे देश में तो तृतीय स्तर की भी सरकार है, लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब जिस भी देश में दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो तो उसको हम लोग फेडरल कंट्री कहते हैं, अर्थात संघीय व्यवस्था कहते हैं। और यूनिटरी में क्या होता है, केवल एक लेवल की सरकार होती है, या फिर अगर लेवल ऑफ सरकार ज़्यादा है भी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है भी, तो उनके साथ पावर शेयर नहीं किया जाता, उनको पावर नहीं दिया जाता है। उस स्थिति में इसको आप एकल व्यवस्था कहोगे। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल ले लो, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लो, ये सब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं। तो देखिए इसके कुछ विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए फेडरल सिस्टम की विशेषता ये है कि यहाँ पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। देन यहाँ पे डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम का क्या होता है, उसके भी कुछ फायदे हैं। क्या फायदे हैं? त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास है, देन यहाँ पर त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, राइट। कानूनों की एक रूपता होती है, ठीक। लेकिन ये जो ऑप्शन है आइडल फॉर लार्ज कंट्रीज, ये सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो फेडरल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो बड़े कंट्रीज के लिए वही बेहतर होता है। जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए जहाँ पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, उस कंट्री के लिए फेडरल स्ट्रक्चर ही बेहतर होता है। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं सही है उसके बारे में बताना था, तो ये सी ऑप्शन है, वो सही नहीं है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपके छोटे स्टेट्स के लिए सही होते हैं, लेकिन जो लार्ज कंट्रीज के लिए फेडरल स्ट्रक्चर ज़्यादा
ज़्यादा बेहतर होता है, उसके लिए ज़्यादा आइडल होता है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बड़े देशों के लिए आदर्श, क्योंकि ये ऑप्शन एकात्मक ग्रुप के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम? हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट है, और इसके आर्टिकल नंबर 32 में आपको सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए कि वो रेट इशू कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिए गए कि वो रेट इशू कर सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो। और इसी प्रकार से आर्टिकल 226 के अंदर में हाई कोर्ट को पावर दिए गए हैं कि वो भी रेट इशू कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के पास रेट इशू करने के ज़्यादा व्यापक अधिकार है, क्योंकि हाई कोर्ट दूसरे मसलों में भी रेट इशू कर सकता है, लेकिन केवल फंडामेंटल राइट में रेट इशू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है आर्टिकल 32 के अंदर। मतलब सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट में रेट इशू कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट दूसरे मसले में भी रेट इशू कर सकती है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो 5 रेट हैं, राइट, हम लोग जानते हैं कि 5 रेट है हम लोगों के यहाँ पे, तो उन रेट्स में से किस रेट को पोस्टमार्टम के रेट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर्सियोरी या फिर उत्प्रेषण। अब इन सब रेट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हिबस कॉर्पस। हिबस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडीज। मतलब क्या हो गया? टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ। कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है तो उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने हाजिर किया जाए। तो ये जो रेट इशू होता है इसको कहते हैं हम लोग हिबस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, राइट। इसमें क्या होता है कि कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि जो व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से, या फिर आप जानते हो कि जो फंडामेंटल राइट है उसमें हम लोगों के पास अधिकार है कि हम लोगों को बिना प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, उसको बिना फॉलो किए हुए आपके जो अधिकार हैं, आपकी जो स्वतंत्रता है उसको भी नहीं छीनी जा सकती है। तो अगर कोर्ट को लगता है कि गलत तरीके से किसी को पकड़ा गया है या फिर किसी भी तरीके से उसको बंदी बनाया गया है, देन इस स्थिति में ये रेट इशू होता है हिबस कॉर्पस में, और कोर्ट कहती है कि उस व्यक्ति को मेरे सामने लाओ, और कोर्ट फिर देखती है कि क्या उसको सही तरीके से पकड़ा गया है या नहीं, या फिर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है नहीं। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं फॉलो किया गया, देन उसको कोर्ट रिलीज भी कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसमें एक फैसला हम लोग को याद रखना है, कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही दायर करे, कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है उसके सपोर्ट में, या फिर उनके लिए कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है। मतलब उसके लिए ये जो केस है ना, ये कोई भी दायर कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके रिलेटिव हैं, फ्रेंड है, या कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए ये केस कर सकता है कोर्ट में जाके, और कोर्ट क्या करेगा उस समय एक रेट इशू करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़ है। नेक्स्ट है परमादेश, मैंडमस। परम आदेश मतलब क्या होता है कि कोर्ट ये आदेश देती है कि कोई भी लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पुलिस ऑफिसर है, राइट, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि वो केस दर्ज करे, एफआईआर करे, और अगर मान लीजिए कि वो केस दर्ज नहीं कर रहा है, एफआईआर नहीं कर रहा है, देन आप कोर्ट जाके ये रेट इशू करवा सकते हो मैंडमस का, और पुलिस को डांट पड़वा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिलवा सकते हो, या हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिलवा सकते हो कि वो अपने कार्य को या अपने कर्तव्यों का पालन करें। ठीक, तो अगर कोई भी अधिकारी अपने कार्यों को नहीं कर रहा है तो उस समय आप मैंडमस रेट इशू करवा सकते हो, कोर्ट आदेश देती है कि आप ये काम करो। ठीक, हालांकि यह रेट राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अर्थात मना करना। इसमें क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है ना, हायर कोर्ट, वो अपने से नीचे वाले कोर्ट को ये रेट इशू करती है। मतलब क्या हो गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो अपने से नीचे कोर्ट को, जैसे हाई कोर्ट हो गया या सबॉर्डिनेट कोर्ट हो गया, उसके लिए रेट इशू करती है। एंड हाई कोर्ट अपने से नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके लिए रेट इशू करती है। क्या कि जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो उसके नीचे का कोर्ट है हाई कोर्ट, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, देन उस समय सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करेगी और उसको मना करेगी कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल के किसी मसले पे अपना डिसीजन देने जा रहा है या उसके मसलों को सुन रहा है, जबकि वेस्ट बंगाल वाला जो
आई मीन जो अधिकार क्षेत्र है वो पटना हाई कोर्ट में नहीं आता है, देन सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट को इस बात के लिए मना कर सकती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मत जाओ। नेक्स्ट होता है सर्स्योरी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसको पोस्टमार्टम भी कहते हैं, राइट। क्वेश्चन भी यही था कि इसको पोस्टमार्टम किस रेट को कहा जाता है, राइट। तो इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है, ये भी हायर कोर्ट, जैसा हम लोगों ने प्रोहिबिशन में पढ़ा है, ये भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है कि मतलब आपने जो निर्णय दिया है, आपने जो निर्णय दे दिया है उसको या तो ऊपर जो हायर कोर्ट होती है वो ख़त्म कर देती है, या फिर उस मसले के लिए जो पेपर्स होता है या उस केस को ऊपर फॉरवर्ड करो, ये इशू किया जाता है। मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के लिए सुप्रीम कोर्ट को अगर लगे कि पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसको नहीं देना चाहिए था या उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, देन सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को क्वैश कर सकती है, मतलब ख़त्म कर सकती है, या फिर पटना हाई कोर्ट को ये कह सकती है कि इस केस को मेरे पास फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो ये लेकिन रेट तब इशू किया जाता है जब लोअर कोर्ट डिसीजन दे चुकी होती है, और वहीं पे प्रोहिबिशन कब किया जाता है, जब केस चल रहा होता है, ठीक है, जब डिसीजन नहीं आया तो। नेक्स्ट है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी की और इसके कुछ क्वालिफिकेशन है, राइट, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन आप किसी कारणवश आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ गलत जानकारी देके आप एसडीएम बन जाते हो, देन किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि आपके पास अधिकार ही नहीं है एसडीएम बनने का क्योंकि आप में क्वालिफिकेशन नहीं है एसडीएम बनने का, देन उस समय आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं कोई व्यक्ति और आपके खिलाफ कोर्ट क्वो वारंटो रिट इशू करेगी और आपसे कोर्ट पूछेगी कि आपके पास क्या अथॉरिटी है इस पोस्ट पर बैठने का, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्डिंग, यू हैव बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट, राइट। तो उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्वो वारंटो। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर पे जाने के लिए आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करिए और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर से, एंड ऐसे ही बेस्ट टॉपिक्स को, बेस्ट कंटेंट को डिलीवर करूँगा और पुराने सारे ईयर के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।